सफलता का एक ही मंत्र। AIMDB क्लासेज। क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 लेके आए हैं हरियाणा जीके की। क्लास 8 पानीपत के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत का पढ़ने से पहले आप तीन चार चीजें पानीपत के बारे में जान लीजिए। पानीपत है जो वो पानीपत अपना करनाल जिले के नजदीक लगता है, करनाल जिले के नीचे के हिस्से में चार्ज करता है। पानीपत हमारी उत्तरी सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी बात है उत्तरी सीमा पर स्थित है। पानीपत अकेला ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। एक बार बना था यह 1 नवंबर 1989 को, दूसरी बार ये बना था 1 जनवरी 1992 को। ये जिला 2 बार बना है। इस समय पहले जब देवीलाल थे और उस समय के सीएम थे देवीलाल जी, देवीलाल, और इस समय थे भजनलाल। अब इस जिले की मुख्य बातें कर लेते हैं। अगर पानीपत की बात आती है तो आपको पानी दिमाग में आते होगी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1526, 1556 और 1761 में। तो यहाँ पे जितनी मजारें मिलेंगी वो सारी आपको पानीपत के युद्ध से संबंधित जितने भी मुस्लिम लोग मरे थे उनके बारे में मिलेगी। मुस्लिम हमारे देश में, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा पलवल में है। पलवल के बाद दूसरा नंबर आता है तो पानीपत का आता है। तो पानीपत के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में अगर ऑप्शन भी दिख रहा है तो बता पाओगे। अगर जितनी मजारों की बात आती है तो ज्यादातर मजारें आपको पानीपत में मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मेले लगते हैं। तो 2-3 मेले आपके मजार से जो शहीद हुए थे अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे मराठों की हार के कारण हुए थे वो मिलेंगे। यहाँ पे जितने मंदिर मिलेंगे वो आपके मराठे जब हार गए थे, उनके हारने के बाद उन्होंने 1-2 मंदिर बनाए थे, उनके बारे में जिक्र करेंगे, वो आपको पानीपत में मिलेंगे। पानीपत में कपड़ा सबसे ज्यादा मिलता है, ऊनी वस्त्र सबसे ज्यादा पानीपत में मिलते हैं। जो हमारे कम्बल वगैरह होते हैं आर्मी वगैरह यूज करती है उसके 80 से 90% कम्बल आपके पानीपत से ही भेजे जाते हैं। ये चीजें हो गई पानीपत के बारे में। पानीपत जिस जोन में आता है हमने आपको बता दिया करनाल जोन में आता है। करनाल जोन में 3 ही जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। पानीपत के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पानीपत की बेसिक चीजें। अभी मैंने आपको बेसिक चीज बता दी किस मंडल में आता है। मंडल याद रख सकते हो, मंडल है इसका करनाल। करनाल मंडल में आता है। करनाल मंडल में 3 ही जिले आते हैं, आप देख सकते हो, पानीपत, करनाल और कैथल। ये जिलों की बात करें तो ये करनाल मंडल के अंदर आते हैं। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अब पानीपत की 4 तहसीलें हैं। पानीपत एक खुद की तहसील है, एक मतलोडा। पानीपत की 4 तहसीलें। तहसीलों के बारे में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हर क्लास में पढ़ाते होंगे लोग, लेकिन पानीपत की मैं तहसीलों के बारे में बोलता हूँ। अगर तहसीलें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं तो आपको याद करने की जरूरत है, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक समालखा है, ये समालखा आपको याद रखनी पड़ेगी। समालखा इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ की वंडर गर्ल है वो यही से संबंधित रखती है हमारे, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समालखा एक फेमस जगह, यहाँ पे आपके 2-3 कारखाने भी हैं। मेनली आपका जो पानीपत का प्लांट है, एक हाइड्रो प्लांट है, वो भी यहीं पे है, समालखा में है। उसके अलावा बात करते हैं इसराना। इसराना को याद रख सकते हो, ये 4 तहसील आती है। इससे पहले एक असंध तहसील भी होती थी, असंध, जिसके वजह से ये पूरा महाभारत हुआ था। ये दोनों 2 बार पॉलिटिकल रीजन थे कि असंध को करनाल करनाल जिले में डाल दी गई थी। पहले पानीपत में डाल दी गई थी 1 नवंबर 1989 को, लेकिन यहाँ पे उस समय पानीपत के जो मंत्री थे उन्होंने अप्रोच लगाई। चौधरी देवीलाल जी के टाइम की बात है, जब तो असंध को पानीपत में डाल दिया गया था, उन्होंने अपने पास ले लिया था। लेकिन जब भजनलाल जी की सरकार आई तो उन्होंने देखा कि अप्रोच लगाई कि भाई ये तहसील हमारे पास ही रहनी चाहिए, करनाल के मंत्री ने, तो उसको वापिस लेने के लिए इस जिले को खत्म किया गया, वापिस करनाल में मिलाया गया। वापिस करनाल में मिलाने के बाद दोबारा इसको बनाया गया, तो इसमें लगभग 3 साल का टाइम लगा, फिर दोबारा बना। सिर्फ ये असंध तहसील है, इसको लेके ही इशू उठा था। अभी इसको महाभारत काल के टाइम से ही हमारा जो पानीपत का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है। पानीपत के बारे में बात कर लेते हैं कि पानीपत में महाभारत के टाइम पे कैसे उत्थान हुआ था। हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अभी पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत के बारे में कुछ चीजें महाभारत काल की भी होती हैं। ये महाभारत काल में इसका नाम
महाभारत के समय में ये पानीपत वो जगह थी जो 5 गांव मांगे थे युधिष्ठिर ने युद्ध महाभारत के टाइम पे। अगर ये गांव दे दिए गए होते तो महाभारत शायद होती नहीं। तो महाभारत को उस समय प्राणप्रस्थ कहा जाता था। इस गांव का, इस पानीपत का नाम था प्राणप्रस्थ। अगर इसको आपने ये अकेला बचत युधिष्ठिर ने जिसकी मांग की थी, एक गांव ये भी था जिसको मांग की थी लेकिन इसको दे नहीं पाए थे। इसको पांडुप्रस्थ भी कहा जाता था, प्राणप्रस्थ या पांडुप्रस्थ। पांडवों ने डिमांड की थी, उसी बेसिस पे नाम पड़ा इसका पांडुप्रस्थ। अगर ये दो नाम आते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आपके इनके प्राचीन नाम क्या थे, तो इनके दोनों प्राचीन पानीपत के 2 नाम थे प्राचीन महाभारत टाइम पे, प्राणप्रस्थ और पांडुप्रस्थ। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किसका नाम किसके ऊपर पड़ा है। इसका नाम पड़ा है पाणिनि ऋषि के ऊपर। पाणिनि ऋषि होते थे, उनके ऊपर नाम लगा है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो अष्टाध्याय, बार बार आती है, अष्टाध्यायी बुक है। अष्टाध्याय। अष्टाध्याय नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस बुक को मैंने देखा है, इसमें 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के अंदर पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए मैंने अष्ट मतलब 8 अध्याय मतलब अध्याय 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्याय पड़ा है। अभी इनके कुछ उपनाम भी हैं, पानीपत के उपनाम है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पानीपत के उपनाम कौन कौन से? पानीपत का एक उपनाम है बुनकरों का शहर, ये तो सभी को पता होगा, बुनकरों का शहर। यहाँ पे क्या होता है, कपड़ों को बुनकर बनाया जाता है। दूसरा हम बात कर सिटी ऑफ हैंडलूम, वो सेम चीज होती है, बुनकरों को शहर को इंग्लिश में बोल देते हैं सिटी ऑफ हैंडलूम। बुनकरों का शहर सिटी ऑफ हैंडलूम, और वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। इसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम है पेट्रो हब। पेट्रो मतलब पेट्रोलियम की, इंडियन ऑयल की एक बहुत बड़ी कारखाना है यहाँ के ऊपर, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। पेट्रो हब यहाँ पे, इसलिए इसको पेट्रो हब भी कहा जाता है, पेट्रोलियम के कारखाने यहीं पे है। अब हम बात कर लेते हैं, पानीपत एक अकेला ऐसा जिला है जिसके बारे में बहुत महाभारत टाइम से जिक्र किया गया। उसके बाद जब बाद में बात आती है तो यहाँ पे दरगाह जितनी भी होंगी वो सारी पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। पहली हुई थी 1526 में, दूसरा 1556, 1761 में। तो पहले में जिसमें जो हारा, जो भी इन लड़ाइयों में हारे थे वो यहीं पे मर गए थे, तो उनकी मजारें यहीं पे बना दी गई थी, दरगाह यहीं पे है। तो इसमें कुछ फेमस दरगाह आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दरगाह है यहाँ की, इनकी सबसे फेमस बू अली शाह कलंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह यहीं पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बू अली शाह कलंदर की। शेख अनामुल्लाह की मजार भी यही है, शेख अनामुल्लाह की मजार। एक होता है शेख अनामुल्लाह की मजार भी यहीं पे है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इमामी कलंदर बदरगाह, इमामी कलंदर की इस बदरगाह। कलंदर से याद करना, जब भी कलंदर आता है तो आपका यहीं पे आता है। इसमें 2-3 दरगाह वो हैं जो 18 जो पानीपत की 3 लड़ाई होती उनकी वजह से इन पे यहाँ पे बनाई गई थी, जिनमें से पहली आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यहाँ पे हार गए थे, तो उनकी दरगाह यहीं पे है। दरगाह की जब बात आती है तो आप हरियाणा में कहा जाएंगे, पानीपत में जाना है। तो इब्राहिम लोधी क्या थे, पानीपत की लड़ाई में यहाँ पे हार गए थे, इसलिए उनकी यहाँ पे मजार बनाई गई है। उसके बाद हेमू का मकबरा, हेमू भी यहाँ पे हार गए थे, अकबर से हार चुके थे तीसरे युद्ध के दौरान। हेमू की दरगाह भी यहीं पे है। ये मेन दरगाह हो गई। एक है होली दरगाह, एक काबुली बाग है। काबुली बाग का इसलिए नाम याद रखते हैं हम, काबुली बाग क्यों पे है, काबुली बाग वो दरगाह है, ये लास्ट दरगाह है
काबुली बाग की दरगाह इसलिए है क्योंकि ये इसलिए याद रखने की जरूरत है कि हरियाणा में जो अपने मुस्लिम टाइम के जो अपने महाभारत जितने भी मुस्लिम होते मुगल काल बोलते थे उसको, मुसलमानों के द्वारा बनाई गई पहली दरगाह थी। तो काबुली बाग क्या होता है, मुगलों की पहली दरगाह, हरियाणा में जो बनाई गई थी सबसे पहली थी, इसलिए इसको याद रखा जाता है। एक अल्ताफ हुसैन अली के नाम से भी एक दरगाह है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दिया जाता है अल्ताफ हुसैन, इसलिए याद रख सकते हैं इसको अल्ताफ हुसैन। मेनली इसमें ये अल्ताफ हुसैन थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ये मतलब ये अपने उर्दू भाषा के बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने अपने सबसे पहली अपने बुक घोषणा पत्र पे लिखा था मुकदमे शेर शायरी, मुकदमे शेर शायरी, जो आजकल आप शेर शायरी करते हैं, ये अल्फात अली हुसैन जी की लिखी हुई है, इनको इस नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह भी यहाँ पे है। ये मेन दरगाह की मेनली हरियाणा में पानीपत में सबसे ज्यादा दरगाह पानीपत में आती है। हरियाणा में बात करें तो सबसे ज्यादा दरगाह पानीपत में मिलती है, वो भी रीजन मैंने बता दिया, लड़ाइयाँ हुई थी, जितने भी लोग मारे गए थे उनकी दरगाह यहीं पे बन गई। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे पर्यटन स्थल भी है, दो पर्यटन स्थल है, एक तो स्काईलार्ड पर्यटन स्थल है, एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, इनके दोनों, एक दूसरा ब्लू जे करके है, ये दोनों पर्यटन स्थल कहाँ पे है, पानीपत में है, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा मुख्य स्थल एक सालार जंग गेट है, यहाँ पे सालार जंग गेट, स्थल की बात करें तो सालार जंग गेट है, ये सालार जंग गेट है, ये हैदराबाद के नवाबों के द्वारा बनाया गया था, हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनाया गया था। हैदराबाद अकेला ऐसा जगह है जो नवाबों के लिए फेमस है, जहाँ पे अभी भी बिरयानी वगैरह मिलती है, हैदराबादी बिरयानी जो होती है वो नवाबों के टाइम से फेमस है। तो बिरयानी की बात करें तो हैदराबाद में आता है। इसके बाद वार हीरो मेमोरियल है, ये मारवार हीरो मेमोरियल बनाया गया है जो शहीद हुए थे उनके लिए। ये दोनों बनाए गए थे, आपको बार उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो लोग शहीद हो गए थे इस महाभारत के काल के दौरान, उसमें बनाए गए थे। अभी पानीपत की बात कर रहे थे, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, एक 1556 में, युद्ध कौन कौन से हुए थे, एक पहला हुआ था उसकी बात 1 अप्रैल 1526 में, 1 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, अपने बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गए थे, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गए थे, इसलिए इब्राहिम लोदी की जो दरगाह है वो आपको कहाँ मिलेगी, पानीपत में मिलेगी। ये यहाँ पे हार गए थे, देखो जहाँ दरगाह वो होती है जहाँ पे मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है उनको बोलते हैं दरगाह। तो ये बाबर की दरगाह आपको इब्राहिम लोदी की दरगाह कहाँ पे मिलेगी, पानीपत में मिलेगी। दूसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था 5 नवंबर 1556 को, 1556 इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर ने हेमू को हरा दिया था, अकबर और हेमू के बाद हुआ था, हेमू के साथ हुआ था। हेमू की दरगाह कहाँ पे है, पानीपत में, क्योंकि अकबर ने उसको हरा दिया था। अकबर का एक राजनेता होता, सेनापति होता था बैरम खां, आपने टीवी में भी देखा होगा इसके बारे में, बहुत खूंखार टाइप होते थे, लोगों को मारने में घबराते नहीं थे, इसलिए इनके ऊपर बैरम खां के अकबर का महान सेनापतियों के रूप में माना जाता है। ये बहुत ही गुस्से वाले होते थे उस समय। तीसरा आता है 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, जिसने पूरे भारत का इतिहास ही बदल दिया था। इसमें मराठों की हार हो गई थी, मराठों का पतन हो गया था। आपने पढ़ा होगा 8वीं में मराठों के हार के क्या कारण थे। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था।
मराठे रास्ते रुके हुए खड़े थे अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली के भाई थे जरूरुद्दीन, उन्होंने क्या कर दिया था कि वहां पे अपने जो ये काबुल से आए थे, काबुल में उन्होंने अपना आपको अधिग्रहण उसने पूरी कब्जा कर लिया था इसके एरिया पे। ये दिल्ली में आए हुए थे राज करने के लिए, मतलब अपने इस एरिया को बढ़ाने के लिए अहमद शाह अब्दाली। लेकिन मराठों ने पानीपत में इसकी रास्ता रोक लिया था। हालांकि उसकी मजबूरी हो गई थी युद्ध लड़ना, और मराठों को मराठे चाहते थे अगर अहमद शाह अब्दाली उस समय हार गए होते तो भारतीय पृष्ठभूमि पर कभी भी अंग्रेजी हुकूमत नहीं आती और मराठों का एक प्रचंड पूरे भारत पर फैल जाता। लेकिन इसके बाद मराठों का पतन हो गया था। इससे ये भी याद रख सकते हो इसमें मराठों का पतन इसी उस पे हो गया था। अगर ये युद्ध कंटिन्यू जीत गया होते तो इसका आप जिंदगी भर मराठे पूरे भारत पे कब्जा कर लेते और भारत में हिंदुत्व राज हो जाता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको शॉर्टकट में अगर ये आपको रखना है तो बहम करके एक चीज होती है, BEAHAM। अब इससे लिखेंगे, बी से बाबर की बात आएगी, ई से इब्राहिम लोधी की बात करेंगे, बहम याद रखेंगे, ए से अकबर से कंसर्न रहेगा, एच से मुंह के बारे में बात की जाएगी, ए से अहमद शाह अब्दाली, एम से मराठा। अभी इन सभी का नाम ऐसे याद रख सकते हो, बहम एक शॉर्टकट है, इसे याद रखते हो। 1526, 1556 और 1761 इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं पानीपत की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है। पानीपत की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, भारत का पहला कृषि रबड़ संयंत्र यहीं पर लगा था। भारत का है, ये याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको कृत्रिम को बोलते हैं कि जो नेचुरल नहीं होता, जिसको बनाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल रबड़ सबसे पहले कहां बना था? आर्टिफिशियल रबड़ का जो संयंत्र है भारत में लगाया गया था, सबसे पहले पानीपत में ही लगाया गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा HSSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहां से हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। ये 22 जनवरी 2015 को हुई थी। 22 जनवरी 2015 को, ऐसे याद रख सकते हो, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत मोदी ने की थी। हाल फिलहाल में इसका नाम बदल गया है, इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल कर दिया गया, बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, इसका नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया बेटी आपा विजय लक्ष्मी, ये इसका नाम अभी बदलकर ये कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, जो अपने एथलेटिक है, साक्षी मलिक को बनाया गया है, जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। ये क्या है? एथलेटिक, कुश्ती की पहलवान है। अमोनिया प्लांट भी भारत का सबसे, हमारा हरियाणा का अमोनिया प्लांट कहाँ पे लगा था? तीसरी बात कर लेते हैं अमोनिया प्लांट की। अमोनिया प्लांट भी पानीपत में ही लगाया गया था। अमोनिया प्लांट और यूरिया की जब बात आती है तो भारत में ही हम इसी के बारे में, उनका दोनों का प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, नाम देके पूछेंगे, नाम इनका फेमस है नहीं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको भारत का पहला कृत्रिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला याद रखना है। और चीजें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें कैसे में पूछ लिया था कि पंचरंगा अचार कहाँ का फेमस है, वो हम आपको पानीपत का मिलेगा। इसके अलावा पूछ लिया जाए आपसे कि सूखी सब्जी कहाँ की फेमस है, वो भी पानीपत की फेमस है, पर सूखी सब्जी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पंचरंगा, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जैसे किसी ने हो सकता कभी ना कभी पूछा हो। ये पंचरंगा अचार पानीपत में मिलता है। उसके अलावा सूती वस्त्र, अगर सूती वस्त्र की बात करें, दो हरियाणा के जिले हैं जिनमें मिलता है, एक हमारा हिसार है और दूसरा है पानीपत। इनमें से जो ऑप्शन में आए उसी को आप टिक कर सकते हो, अगर पेपर में आपको HSSC कभी कभी पूछ लेती है। तेल शोधक कारखाना, यहाँ पे तेल शोधक कारखाना भी बनाया गया था। तेल शोधक कारखाना
इंडियन ऑयल का है ये 1980 में यहाँ पे बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रख सकते हो। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर सेंटर जो मैंने बता दिया, जहाँ पे यूरिया पैदा किया जाता था, उसको भी आप यहीं पे है। हरियाणा का प्लास्टिक पार्क भी कहते हैं। हरियाणा का प्लास्टिक पार्क किसे कहते हैं? पानीपत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक पैदा किया जाता है सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ को। अभी एक और चीज आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही कराएंगे हम। हरियाणा का पहला अगर अनाज बैंक की बात की जाए तो ये पानीपत में है। अनाज बैंक की बात की जाए तो ये पानीपत में रहेगा। अनाज बैंक पानीपत में है। लेकिन आपसे बोलते हैं कि अनाज एटीएम भी होता है जहां से अनाज दिया जाता है, तो ये आपका गुरुग्राम में मिलेगा। ऐसे याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल भी पानीपत में है। इको फ्रेंडली जेल क्या होती है? इन्वायरमेंट को जो नुकसान ना पहुंचाए, इको फ्रेंडली जेल। तो यहाँ पे क्या होता है? सौर ऊर्जा से सारी चीजें चलाई जाती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सारी चीजों को चलाया जाता है, इसलिए ये हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल भी कहाँ पे है, आप याद रख सकते हो, पानीपत में है। इसके में शारीरिक विकलांग विश्वविद्यालय, शारीरिक विकलांग विश्वविद्यालय, शारीरिक विकलांग विश्वविद्यालय भी कहाँ है? विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? पानीपत में है। शारीरिक विकलांग वे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो 50% ज्यादा चल नहीं सकते, हाथ पैर की दिक्कत रहती है, उनका विश्वविद्यालय भी पानीपत में बनाया गया है। यहाँ पे मुसलमानों की बहुलता सबसे अधिक थी। अभी पानीपत में एक तापीय विद्युत केंद्र भी है। तापीय विद्युत केंद्र की बात करे, मैंने बताया था आपको, तापीय विद्युत केंद्र ये पानीपत में कहाँ पे? आसन गांव में है। फेमस है ये, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये आसन गांव में है, पानीपत में तापीय विद्युत केंद्र आसन गांव में है। यहाँ पे मुसलमानों की तादाद हरियाणा में दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे मुस्लिम कहाँ पे है सबसे अधिक? मेवात में। उसके बाद सबसे अधिक कहाँ थे? मेवात के बाद किसका नंबर आता है? मेवात के बाद नंबर आते हैं आपका पानीपत का। तो ऐसे याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा तादाद अपनी पानीपत में है। 8 कोसों की मीनारों का नाम, 88 कोसों की मीनार। एक ये क्वेश्चन आ जाता है, एक बार ऐसे पूछ जाता है, 88 कोसों की मीनारों का निर्माण किसने कराया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण ये जो जीटी रोड के जिन्हें शेरशाह सूरी जी के नाम से फेमस है, उन्होंने करवाया था। जीटी रोड की बात आ जाए, जीटी रोड के बारे में आप जानते हो कि जीटी रोड जो अपना NS1 और NS2 जो पहले होते थे, उनको जीटी रोड कहा जाता था। ये पेशावर तक यहाँ से जाता था, कोलकाता से लेके पेशावर तक जाते थे। कोलकाता से पेशावर तक बनाया गया था ये रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे। ये अपने हरियाणा की पूरी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, इसके अलावा इससे बाहर कभी आएगा नहीं। बाकी हम पेपर में रिवाइज करवाते रहेंगे, आपके एग्जाम कंडक्ट करते रहेंगे, और एग्जाम प्लीज जरूर दीजिए। ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको सीखने को मिले और आपकी नॉलेज भी अपडेट होए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे SSC CT की तैयारी करने चाहते हैं, हमारी मैथ और हरियाणा जीके की क्लासेस रेगुलर चल रही है, तो प्लीज चैनल पे जुड़े रहे। हर चीज आपको टाइम टू टाइम सिखाई जाएगी, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।